चेला कितना भी आगे चले जाए पर रहता गुरु के नीचे ही है। पिछले वीडियो में हमने हर्षद मेहता से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जाने थे। आज हम जानेंगे उसी के गुरु के स्कैम की कहानी। ये है फैक्ट टू फीस्ट और आप देख रहे हैं केतन पारेख की कहानी द स्कैम 2001। स्कैम के बारे में जानने से पहले केतन पारेख के बारे में जानते हैं। केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और उसकी फैमिली का स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस था, जिस बिजनेस को केतन पारेख भी संभालता था। बाद में केतन पारेख ने हर्षद मेहता की कंपनी ग्रो मोर में एज ए ट्रेनी काम किया था। 1992 के हर्षद मेहता स्कैम में इनसे भी पूछताछ हुई थी, पर क्योंकि यह केवल एक एम्प्लॉय थे ग्रो मोर कंपनी में, इसलिए इन्हें निर्दोष माना गया और इसलिए इन्हें उस केस में कोई सजा नहीं हुई। उसी साल यानी 1992 में यह कैम्फिना म्यूचुअल फंड स्कैम में फंसे, जिसके लिए उन्हें 1 साल की सजा हुई। अब बात करते हैं 2001 के स्कैम के बारे में। जिस प्रकार हर्षद मेहता पंप एंड डंप स्कीम का यूज करके पैसा कमाता था, उसी प्रकार केतन पारेख भी पंप एंड डंप स्कीम का उपयोग करके पैसा कमाते थे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि यह पंप एंड डंप स्कीम क्या है। तो अगर एक लाइन में बोलूँ तो 25 दिन में पैसा डबल। हाँ, तो पंप एंड डंप स्कीम में पहले किसी स्टॉक की वैल्यू को बहुत ऊपर ले जाया जाता है, जिसे पंप कहते हैं, और जब वह बहुत ऊपर पहुंच जाती है तो पूरे पैसे निकाल लिए जाते हैं, जिससे उसकी वैल्यू बहुत नीचे आ जाती है और इसलिए इसे डंप कहते हैं। इससे उसका तो बहुत फ़ायदा होता है जो ये स्कैम कर रहा है, लेकिन आप जैसे और मेरे जैसे आम लोग जो शेयर में पैसा लगाते हैं उनका बहुत नुकसान होता है। केतन पारेख स्टॉक को पंप करने के लिए बहुत सारे तरीकों का उपयोग करता था। सबसे पहला तरीका झूठी अफवाह फैलाना, ताकि लोग स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदें। दूसरा तरीका है बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक खरीदना किसी भी कंपनी के, ताकि उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। और एक तरीका जो वो यूज़ करता था वो था सर्कुलर ट्रेडिंग। वह स्टॉक की सर्कुलर ट्रेडिंग करता था ताकि उसकी प्राइस बढ़ जाए। ये भारी भरकम शब्द सुन के घबराइए मत, मैं समझाता हूँ। सर्कुलर ट्रेडिंग मतलब एक ही स्टॉक को सर्कल में बेचना। मान लीजिए ये हूँ मैं, ये हो आप और ये आपकी सोना मोना। मान लीजिए मैंने एक स्टॉक आपको बेचा, आपने उसको बेचा और उसने फिर मुझे बेचा, और यही सर्कल चलता रहा। इसे सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं। इस सर्कुलर ट्रेडिंग से केतन पारेख को 2 फायदे होते थे। पहला तो ये कि लोगों को लगता था कि इस कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, इसलिए वो भी खरीदने लगते थे। और दूसरा ये कि ऐसी लिक्विडिटी के कारण इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट इन स्टॉक्स में बढ़ जाता था और वह भी इन्वेस्ट करने लगते थे। अब जो दूसरा तरीका था शेयर प्राइस बढ़ाने का, वो था मार्केट में पैसा डालना, शेयर खरीदना और शेयर के प्राइस बढ़ाना, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए। और केतन पारेख को यह प्रोप्राइटर या कंपनी के मालिक देते थे ताकि उनकी कंपनी के शेयर को बढ़ा सके, या बैंक देते थे। मेनली 2 बैंक, एमएमसीबी माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और जीटीबी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। एमएमसीबी बैंक से फ़ायदा लेने के लिए केतन पारेख ने उसके शेयर बड़ी तादाद में खरीद लिए थे ताकि वह बोर्ड मेंबर बन जाए और अपने फ़ायदे के लिए बैंक का गलत इस्तेमाल कर सके। उस समय आरबीआई का रूल था कि कोई भी बैंक किसी भी स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकता। फिर भी एमएमसीबी ने केतन पारेख को 800 करोड़ और जीटीबी ने 100 करोड़ का लोन दिया था। जिस प्रकार हर्षद मेहता फेक बीआर का इस्तेमाल करता था, उसी प्रकार केतन पारेख पे ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करता था। पे ऑर्डर एक डिमांड ड्राफ्ट जैसा ही होता है, जिसमें आप पहले पैसा जमा करते हो और फिर आपको पे ऑर्डर मिलता है। पर केतन पारेख एमएमसीबी से फेक पे ऑर्डर बनवाता था। 2001 में इसी प्रकार फेक पे ऑर्डर बनवाकर केतन पारेख ने बैंक ऑफ इंडिया को दिया, जिसे क्लियर करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को भेजा। अगर 3 दिन तक आरबीआई से पे ऑर्डर वापस नहीं आता था तो यह माना जाता था कि पे ऑर्डर क्लियर हो चुका है। इसी कारण बैंक ऑफ इंडिया ने 3 दिन बाद 137 करोड़ केतन पारेख को दे दिए, पर 11 दिन बाद वो पे ऑर्डर आरबीआई ने वापस भेज दिया। तब बैंक ऑफ इंडिया केतन पारेख से पैसा वापस मांगने लगी। तब केतन पारेख ने 7 करोड़ वापस दिया
और बाकी का 130 करोड़ वापस नहीं दे पाया, जिसके कारण बैंक ऑफ इंडिया को 130 करोड़ का लॉस हुआ। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख पे केस किया 130 करोड़ के फ्रॉड का और सारा फ्रॉड पकड़ा गया। एक रिपोर्ट के अनुसार यह फ्रॉड की रकम करीबन 40,000 करोड़ थी, जो कि हर्षद मेहता के फ्रॉड से 10 गुना ज़्यादा है। पर क्योंकि केतन पारेख खुद इन्वेस्ट ना करके बहुत सारे अलग अलग लोगों से इन्वेस्ट करवाता था, इसलिए यह 40 करोड़ वाली बात साबित नहीं हो पाई। केतन पारेख को एक्सपोज करने में सुचिता दलाल का भी बहुत बड़ा हाथ था। इसके लिए केतन पारेख को 2014 में 2 साल की सजा हुई थी और अभी भी उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। इंडिया के बाहर भी केतन पारेख के बहुत सारे बैंक अकाउंट है, जिसमें बहुत सारा पैसा उसने भेजा था, जिसमें से स्विस बैंक का बैंक अकाउंट CBI ने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.